सुबह का वक्त था। सावित्री देवी पूजा के लिए बैठी है। रमा और कविता पास में बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं और पूजा की अनुपस्थिति में उसकी निंदा कर रही हैं। मम्मी जी, आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं तो किताबें लेकर ही आती हैं, संस्कार नहीं। और देवरानी पूजा जी, वो तो घर में ऐसे कदम रखती हैं जैसे किसी कॉलेज की प्रिंसिपल हो, जैसे क्लास में एंट्री कर रही हो। एक बात बताओ कविता, उसे खाना बनाना भी आता है या सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? बहुओं, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन किसी के गुणों से जलना आग से खेलना है, याद रखना। हमने क्या कहा मम्मी जी, बस यूं ही मजाक कर रहे थे। मजाक और अपमान के बीच बहुत पतली रेखा होती है रमा, और याद रखना, पढ़ाई इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उस पढ़ाई से निकला हुआ हर बर्ताव इंसान को ऊंचा बनाता है। आप तो बस उसी के ही गुण गाएंगी ना मम्मी जी। कविता, जिसमें गुण होता है उसी की तारीफ होती है, बाकी तो समय बताएगा। अब इधर पूजा घर में शांत वातावरण है, दिया जल रहा है और पूजा बहू सिर पर पल्लू लिए गीता का पाठ कर रही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूजा शांत स्वर में गीता के श्लोक पढ़ रही थी। तभी वहाँ रमा और कविता आती हैं। देखो रमा दीदी, ये देवरानी नहीं, स्वामी विवेकानंद की बहन लग रही है। अरे बहन, ये घर है, आश्रम नहीं, यहाँ रोटियां बनती हैं, भाषण नहीं। अपनी दोनों घमंडी जेठानियों की बातें सुनकर पूजा बड़ी ही विनम्रता से बात करती है। श्लोक तो आत्मा का भोजन है दीदी, रोटियां पेट का, दोनों जरूरी हैं। अगर आप चाहें तो अगली बार से आप दोनों मेरे साथ बैठें, आप लोगों को भी शांति मिलेगी। हमें शांति चाहिए, लेकिन तेरे जैसे प्रवचन से नहीं, रसोई से, समझी? मम्मी जी को तो अब तू ही दिखती है, कुछ भी कर ले महान ही लगती है। दीदी, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि इस घर में सबका मन जुड़ा रहे। अगर मेरी पढ़ाई और आदतें चुभती हैं तो मैं आदतें बदल लूंगी, लेकिन इरादे नहीं। बहुत तेज हो रही है। कविता दीदी, तेज वो नहीं होता जो बोलता है, तेज तो वो होता है जो सहता है, लेकिन सीमा तक। अब घर में किसी मेहमान की आने की तैयारी हो रही है। सावित्री देवी तीनों बहुओं को घर की रसोई की जिम्मेदारी बांटती है और रमा और कविता जानबूझकर अपने हिस्से का काम भी पूजा के हिस्से में डाल देती हैं। कविता किचन में खड़ी है, लेकिन कविता के हिस्से का काम पूजा को करना पड़ रहा है। पूजा जी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, चाकू पकड़ना आता भी है या डर लग रहा है? काटते समय हाथ न कटे और बात करते समय रिश्ते न कटे, दोनों में सावधानी चाहिए दीदी। ओह, फिर शुरू हो गई गुरुजान की दुकान। तुम्हें मम्मी जी ने सब्जी बनाने को दी थी, पूरा खाना बनाने को नहीं। दीदी, लेकिन इन्हें तो हर काम अपने हाथ में डालना है ताकि इन्हीं की तारीफ हो, हमारी नहीं। तारीफ तब मिलती है दीदी जब काम अपने आप बोले। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ माँ के दिए हुए काम को पूरे मन से करने की। मम्मी जी को हम बता देंगे कि हम तो बस खड़े ही थे, पूजा ने ही सब बना डाला ताकि उनका रिपोर्ट कार्ड और दमक उठे। इतने में सावित्री देवी रसोई में आती है। वाह, आज तो खाने की खुशबू दूर तक जा रही है। कौन बना रहा है? मम्मी जी, हमने तो मदद की, पर आज तो पूजा जी का ही जलवा है। मम्मी जी, अब क्या करें, हम तो बस नमक मिर्च छिड़क रहे थे, पूजा ने ही सारा स्वाद खुद डाल दिया। अगर सच में ऐसा है तो तारीफ तो बनती है। पूजा बेटा, आज तुमने सिर्फ खाना नहीं बनाया, घर की रसोई में मिठास घोली है। माँ जी, तारीफ तो बस आपके आशीर्वाद की है, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। अब सावित्री देवी पूजा के सिर पर हाथ रखती है और इधर रमा और कविता के चेहरे गुस्से से लटक जाते हैं। शाम का समय था। सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी हुई चाय पी रही थी। तभी रमा और कविता वहां आती हैं और उन्हें लगता है कि मम्मी जी अभी पूजा के ही गुण गाएंगी, लेकिन इस बार मम्मी जी कुछ अलग अंदाज में ही बोलती हैं। रमा और कविता पास बैठ जाती हैं। मम्मी जी, आपकी पसंद की आलू टमाटर की सब्जी बनी थी, बताइए कैसी लगी आपको? सब्जी में स्वाद था,
लेकिन बोलचाल में कड़वाहट घुली थी। कड़वाहट? मम्मी जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। पूजा ही कुछ ज्यादा सीरियस हो जाती है। रमा की ये बात सुनकर सावित्री देवी बहुत ही गंभीरता से दोनों को देखती है। मजाक तब तक ही अच्छा लगता है बहू, जब तक किसी के आत्मसम्मान पर आघात न हो। मम्मी जी, आप भी ना, अब तो उसकी ही सुनेंगी, हमसे तो कुछ भी कहती ही नहीं। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ कविता, लेकिन डरती हूँ कहीं मेरा कहा भी मजाक न समझ लिया जाए, क्योंकि ज्यादा मजाक भी सही नहीं। सावित्री की ये बात सुनकर रमा और कविता दोनों सन्नाटे में हो जाती हैं। बड़ी बहू वो नहीं होती जो उम्र में बड़ी हो, बड़ी बहू वो होती है जो व्यवहार में बड़ी हो, गुण में बड़ी हो। मम्मी जी, आप पूजा को ही बड़ा बना दीजिए ना, हम तो दोनों बेकार ही हैं। मैंने ऐसा कब कहा रमा? लेकिन बहू, जिस घर में एक बहू गुस्से से बोले, एक जलन से बोले और तीसरी प्रेम से, तो घर का सुख किससे जुड़ता है, तुम ही बताओ। सावित्री की ये बात सुनकर रमा और कविता दोनों चुप हो जाती हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। रमा, कविता, मुझे एक परिवार चाहिए, रणभूमि नहीं। तुम दोनों पूजा से सीखो, कम बोलती है पर हर शब्द वजनदार होता है उसका। तो मम्मी जी, आपको वही बहू अच्छी लगती है जो किताबों से निकली हो? कविता, और मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहू वो किताब बन जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों को कुछ सीख मिले। रात का समय था, पूजा अपने कमरे में खड़ी थी। आज माँ से भी सुन लिया उन दोनों ने, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है, क्यों? मुस्कान तब सच्ची होती है जब आत्मा को तसल्ली हो, और जब रोज अपमान की तलवारें चुपचाप झेली जाएं, तो आत्मा भी थक जाती है। पूजा, मैं बात करूँ भाभीयों से? नहीं, आप मत करिए। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी लड़ाई अब खुद लड़ूं, लेकिन मेरी लड़ाई चीख से नहीं होगी, समझ से होगी। मतलब? मतलब कि अब मैं वही भाषा बोलूंगी जो उन्हें समझ आती है, प्रतिस्पर्धा की। मैं घर के हर काम में एक ऐसा उदाहरण बनूंगी कि ना चाह कर भी उन्हें झुकना पड़े। तुम हमेशा से अलग थी पूजा, अब तुम्हारे धैर्य की आग से उनके अहंकार की राख दिखेगी। बस अब आप मेरा साथ दीजिएगा। अब देवरानी नहीं, एक शिक्षक की तरह सबक लिखने का वक्त आ गया है। अगले दिन दोपहर का समय था। तीनों बहुएं मार्केट में सब्जियां खरीदने आती हैं, और इधर रमा और कविता ने पहले से ही ठान के रखा है कि पूजा को नीचा ही दिखाएंगे। अब सब्जी वाला दाम बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। अरे भैया, ये टमाटर 60 रुपए किलो, पागल हो गए हो क्या? बीवी जी, आज मंडी में रेट ऐसे ही है। ऐसे तो हम दुकान ही छोड़ देंगे, लूट मचाई है। अब रमा और कविता दोनों सब्जी वाले से बहस करने लगती हैं। उन्हें देखकर सब्जी वाला भी झुंझला जाता है, और पूजा थोड़ा पीछे खड़ी है और चुपचाप सब कुछ देख रही है। और फिर वह पास आती है। भाई साहब, अगर हम आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च एक साथ सब लें तो कुल कितने किलो होंगे? 4 किलो बीवी जी। तो फिर रेट थोड़ा कम कीजिए ना भाई साहब, हम हमेशा यहीं से लेंगे। और मैं ऑनलाइन रेट दिखा देती हूँ, आज सरकारी मंडी भाव यही है। पूजा फोन दिखाती है। सब्जी वाला मुस्कुराकर रेट कम कर देता है। अब सब्जी वाला पूजा से बहुत प्रभावित होता है। अरे बीबी जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपसे बहस करना नहीं सौदा करना अच्छा लगता है। बताइए क्या क्या दे दूं? वाह, अब तो सब्जी वाले भी पूजा पूजा करने लगे। सब्जी खरीदने आई थी, भाषण देने नहीं। भाषण नहीं दीदी, सिर्फ समझदारी दिखाई है। मोल भाव जुबान से नहीं, तरकीब से होता है। ये लीजिए भाभी जी। भाभी जी, आपके जैसे ग्राहक हों तो काम आसान हो जाता है। अब इधर रमा और कविता एक दूसरे को देखती हैं और चिड़चिड़ा जाती हैं। अगले दिन घर में फिर से मेहमान आने वाले हैं। सावित्री देवी ने ऐलान किया, आज तीनों बहुएं अपने अपने हाथ का खाना बनाएंगी। मेहमानों को तय करने दिया जाएगा कि किसका खाना सबसे अच्छा है। रसोई सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होती, ये वो जगह है जहाँ मन जुड़ते हैं। आज देखना चाहती हूँ कौन सी बहू स्वाद के साथ प्रेम भी परोसती है। मम्मी जी, फिर तो जीत हमारी ही होगी। मुझे रसोई का बचपन से ही अनुभव है। और मम्मी जी, मैंने तो कई बार अपने मोहल्ले में प्रतियोगिता भी जीती है। मैं भी कोशिश करूंगी माँ जी, जीत से ज्यादा मुझे इस घर का सुख चाहिए।
अब तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से का काम लेकर रसोई में जाती हैं। रमा तेल में तले मसालेदार पराठे बना रही है और कविता पनीर बटर मसाला और फ्राइड राइस परोस रही है। और इधर पूजा सुगंधित खिचड़ी, रायता, पापड़ और एक मीठी खीर बना रही है। अरे पूजा, ये क्या खिचड़ी है? कहीं अस्पताल का खाना तो नहीं बन गया? दीदी, लगता है इन्हें चीज से ज्यादा पाचन तंत्र की चिंता है। कभी कभी सरल भोजन में भी गहराई होती है दीदी, जिंदगी की तरह। अब मेहमान हॉल में बैठे बड़े ही चाव से भोजन कर रहे हैं और सभी बहुओं के खानों की अपनी अपनी राय दे रहे हैं। रमा बहू का खाना मसालेदार था पर कुछ ज्यादा तीखा था। हाँ, सही है। कविता बहू का खाना अच्छा था पर तेल बहुत ज्यादा था। पूजा बहू, आपकी खिचड़ी ने तो बचपन की ममता की याद दिला दी। बहुत अच्छी बनी थी, खाना स्वादिष्ट था और खीर जैसी मीठी बातों वाली बहू पहली बार देखी है। सभी की बात सुनकर सावित्री देवी बड़े ही गर्व से उठती है। खाना सिर्फ स्वाद से नहीं, भाव से बनता है। पूजा बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि समझदारी और सादगी का स्वाद भी अद्भुत होता है। अब इधर रमा और कविता चुप हो जाती हैं। उनकी होशियारी, उनकी चालाकी फिर से हारती है और वो भी सादगी से। कविता, ये लड़की चुप रहकर भी हमें हर बार पछाड़ देती है। दीदी, लगता है अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी ये। दोपहर का वक्त था, घर में अशांति का माहौल था। रमा और कविता ने सावित्री देवी से कह दिया था कि उन्होंने पूजा को दवाइयां फेंकते हुए देखा। माहौल तनावपूर्ण था। पूजा हैरान थी लेकिन शांत भी थी। पूजा, क्या ये सच है? तूने मेरी दवाइयां फेंकी? माँ जी, ये आरोप नहीं, एक षड्यंत्र है और जो साजिश सच को ढांकने चले वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। हमें कोई शौक नहीं है इल्जाम लगाने का। हमने अपनी आंखों से देखा, ये दवाइयाँ वॉश बेसिन में बहा रही थी। मम्मी जी, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं क्या? हम तो चाहे कितना भी सच बोले, लेकिन आपको तो हमारी बातों पर भरोसा ही नहीं होता। आपने मुझे गलत समझा माँ जी, लेकिन अब सच खुद बोलेगा। शाम का समय था। सावित्री देवी ने घर के सभी सदस्यों को बुलाया है। अमित, पूजा, रमा, कविता और घर के अन्य सदस्य सभी बैठ चुके हैं। माहौल गंभीर है क्योंकि सीसीटीवी का सच अब सबके सामने रखा जाना है। आज यहाँ मैंने तुम सब लोगों को बुलाया है क्योंकि जब घर में झूठ जोर से बोलने लगे तो सच को भी आवाज देनी पड़ती है। वीडियो में साफ दिखता है, पूजा दवाइयाँ लेकर सावधानी से रैक में रख रही है और फिर रमा चुपचाप कमरे में आती है और एक गोली की शीशी को छिपाकर ले जाती है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? रमा, कविता, ये तुम्हारा सच है? ये सब देख अब रमा और कविता चुप हो जाती है। वो कुछ भी नहीं कहती। जिस बहू ने आज तक बिना कुछ कहे घर को जोड़ा, तुमने उसे ही चरित्रहीन बनाने की कोशिश की। इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन, क्यों रमा, क्यों? बोल, चुप क्यों है? माँ जी, हमसे गलती हो गई। हम तो बस अब एक शब्द और मत बोलना। पूजा को मैं चुप समझती थी, लेकिन आज उसने साबित किया कि शांति कमजोरी नहीं होती, वो सबसे बड़ा बल होता है। मैंने तो हमेशा यही सीखा है माँ जी कि रिश्ते बचाने में जीत नहीं होती, बल्कि सही को गलत कह देना सबसे बड़ी हार होती है। अब सावित्री देवी बहुत ही नाराज होती है। रमा, कविता, क्या यही संस्कार थे? जिस घर में तुम्हारा मैंने बेटी की तरह स्वागत किया, उसी घर की बहू पर तुमने इतना बड़ा दाग लगाया। मम्मी जी, हमसे गलती हो गई। हमारा इरादा नहीं, अहंकार था ये। पूजा ने कभी तुम्हारे आगे नहीं लड़ा, उसने काम से जवाब दिया और जब तुमने मर्यादा लांगी तो उसने तुम्हारे ही तरीके से सच सामने रखा। हम शर्मिंदा हैं मम्मी जी, लेकिन जो हो गया ये कहकर तुम खुद को माफ नहीं कर सकती। तुमने एक बहू का नहीं, मेरे विश्वास का अपमान किया है। अब इस घर की बड़ी बहू वही कहलाएगी जो वास्तव में बड़ी सोच, बड़े संस्कार, बड़े दिल की मालिक है, और वो है पूजा। माँ जी की ये बात सुनकर पूजा सन्न रह जाती है। रमा और कविता हैरानी में होती है। अमित गर्व से देखता है। मम्मी जी, मैं ये सम्मान नहीं चाहती, मैंने तो सिर्फ सच्चाई की रक्षा की है और इसीलिए बेटा ये सम्मान सिर्फ तुम्हें ही मिलना चाहिए।
रमा भाभी, कविता भाभी, आज बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो बात बहुत पहले कहनी चाहिए थी वो आज सीसीटीवी फुटेज के सहारे साबित करनी पड़ी। हमने गलती की अमित, लेकिन गलती गलती तब होती है जब पैर फिसल जाए। ये जो हुआ ये चाल थी, साजिश थी, एक ऐसी बहन पर जिसे तुम लोगों ने कभी बहन माना ही नहीं। हमने पूजा को कभी नीचा दिखाना नहीं चाहा। नहीं, सिर्फ नीचे नहीं दिखाया, उसके संस्कारों पर वार किया, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा, और उससे बड़ी बात, तुमने मेरी माँ को उसके खिलाफ कर दिया। पूजा, मैं जानता हूँ तुमने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांगता हूँ तुझे वो सम्मान जो तू सच्चे अर्थों में डिजर्व करती है। आज से अगर इस घर में कोई बहू का अपमान करेगा तो वो मेरा अपमान समझा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे घर की आत्मा है। अब पूजा अपने कमरे में बैठी हुई है। माँ जी ने जो हार पूजा को दिया था उसी को लिए बैठी है। अब इधर रमा और कविता पूजा के पास आती हैं। पूजा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ भाभी, आइए ना। आज पहली बार जिंदगी में आईना देखा है और उसी से हम बहुत छोटे और घटिया निकले। हमने तुझे ताने दिए, तेरा मजाक उड़ाया, पर तूने कभी बदला नहीं लिया। तेरा यही सच्चा रूप आज हमें बहुत चुभ रहा है। तू हमसे छोटी है, लेकिन आज तूने सिखाया, बड़ा बनने के लिए उम्र नहीं, सोच चाहिए। भाभी, आपने माँ से पहले माफी मांगी, मेरे लिए वही बड़ी बात है। गलती हर किसी की होती है, पर उसे मानना सबके बस की बात नहीं होती। नहीं पूजा, आज तू सिर्फ छोटी बहू नहीं, इस घर की आदर्श बहू है। और तूने हमें बहन नहीं समझा, हमने तुझे कभी बहन जैसा माना ही नहीं। अब अगर माफी के लायक हो तो माफ कर देना। भाभी, रिश्ते माफी से नहीं, समझदारी से और बदलाव से सुधरते हैं। अगर आप दिल से बदलना चाहती हैं तो मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। अगली सुबह सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं। पूजा आरती कर रही है, रमा और कविता उसके साथ खड़ी हैं। माहौल शांति और सकारात्मकता का है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये घर घर जैसा लग रहा है। माँ, अब ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, अब ये रिश्तों की मूर्त है। पूजा, आज पहली बार लगता है कि हमने बहन पाई है, और एक टीचर भी पूजा, जिसने हमें बिना डांटे बहुत कुछ पाठ पढ़ा दिया। दीदी, घर वही होता है जहाँ सबका मन जुड़ा हो और जहाँ सबसे छोटी आवाज भी सुनी जाती हो। रमा, कविता, पूजा, अब तुम सिर्फ इस घर की बहुएं नहीं, इस घर की रीढ़ हो। चलो अब हर त्योहार साथ मनाएंगे, हर काम मिलकर करेंगे, और सबसे जरूरी हर रिश्ते दिल से निभाएंगे।